ना, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस पढ़ाया था, जिसमें रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस में इस तरीके से रहता है कि एक तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस तरीके के रिलेशन है आपको करने पड़ते हैं, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी मूवेबल पुली का है ना, सॉरी पुली का ही क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लिया हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन यहां से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, इस पे मास स्मॉल मास m1 रखा हुआ है, इसे m1 बोलते हैं अपन, और ये एक पुली है और पुली के ऊपर पुली है डबल पुली। डबल पुली समझते हो ना, ऐसे करके। तो छोटी, ये तो हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पुली का, इस तरीके से। ये तो इस पे लिपटी हुई है रस्सी इस वाले की, और इससे एक डबल पुली है, और इस वाली आउटर वाली पुली पर एक दूसरी रस्सी और लटकी हुई है, आप इसे ऐसे बना लो, और वो एक M2 ब्लॉक से लटका हुआ है। क्लियर है क्या बात? ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे ऐसे इंक्लाइन प्लेन है। साथ में यहां पर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है और √3/10 है। m1 की वैल्यू 2 kg दे रखी है क्वेश्चन में, m2 की वैल्यू 26/7 kg दी हुई है क्वेश्चन में। और ये जो पुली है, ये छोटी पुली है, इसकी रेडियस a है, और ये डबलेट पुली की आउटर रेडियस, इनर रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियस 12 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है नहीं आपको? ठीक है। और ये जो पुली है, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकलने का नहीं है। क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दिया हुआ है 0.11 kg पर मीटर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है, देखो, अलग स्ट्रिंग अलग टेंशन, T1 और T2 की वैल्यू अलग अलग होंगी, तो फाइंड, है ना, इफ ऐसे लिखेंगे, इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फाइंड फर्स्ट पॉइंट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। साथ में दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दिस इज द क्वेश्चन। बोर्ड पे देखो, अब ये जैसे पुली है, ये वाली पुली है। अब मेरे को, जब हम इसे सिस्टम को रिलीज करेंगे रेस्ट से, तो ये बताओ मेरे को कि मोशन किस प्रकार से होगी। ये इधर ये तो M2 नीचे आएगा और ये इधर जाएगा। क्लियर है क्या बात? है ना भाई, ये तो हो गया क्वेश्चन। और यहां पे आई की वैल्यू 0.11 लिख देता हूं मैं, kg मीटर स्क्वायर, और हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखो कि आप इस पे दोबारा से चित्र बनाएंगे, साथ में इस पे फोर्स लगाएंगे, ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन A1 मान लेता हूं, ये नीचे जाएगा, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लेता हूं। तो इसमें जो फोर्स लगेंगे, एक तो टेंशन T1 इसमें ऊपर की ओर लगेगा, साथ में एक M1G sin 37 नीचे लगेगा, और एक साथ में फ्रिक्शन भी लगेगा। क्लियर है क्या बात? है ना। और एक्सेलरेशन हो जाएगा A1। ऐसे करके ये पुली है, और ये पुली में इस तरीके से होगा। ये बड़ी वाली पुली पर एक रस्सी लिपटी हुई है, ये ऐसे है। तो इसकी यदि हम बात करें, ये 37 डिग्री, ये M1 है, तो इस पे तो एक M2G लगेगा, साथ में इसमें टेंशन T2 लगेगा, और इसमें एक्सेलरेशन लगेगा A2। क्लियर है क्या बात? और यदि हम इस पुली का FBD बनाएं, तो इस पुली पर जो फोर्स लगेंगे, एक तो ये T2 लगेगा ऐसे करके, है ना, जो इसे क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा, और एक इस पे इस तरीके से T1 टॉर्क भी, T1 फोर्स भी लगेगा, साथ में mg और नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे इस हिंज के द्वारा, उसे मैं नहीं दिखा रहा हूं। क्लियर है बात? तो पुली ऐसे घूमेगी यूं करके, यूं। तो मान लेते हैं पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है। सही है। तो इस ब्लॉक के लिए मैं लिखता हूं M2 के लिए
m2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जब आप लगाएंगे तो नेट फोर्स m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2a2 आ जाएगा। क्लियर है के बात? m1 के लिए भी, m1 के लिए एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? T1 माइनस m1g साइन 37 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m1a1। क्लियर है क्या बात? अच्छा, तीसरी इक्वेशन किसके हिसाब से बनेगी बेटा? थर्ड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस पुली, और इस पे ये रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो पॉइंट ओ के अबाउट, मान लिया ये हिंज पॉइंट है, फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो नेट टॉर्क होगा इनटू को हम पॉजिटिव साइन के साथ और आउट को हम नेगेटिव साइन के साथ टॉर्क ले सकते हैं। ये हमारा अजम्पशन है, आप इसके अपोजिट भी मान सकते हो। तो देखो, फॉर पुली नेट टॉर्क यदि मैं लिखता हूं तो नेट टॉर्क कितना आएगा भाई? नेट टॉर्क T2, देखो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज B, ये तो B है, तो कितना आएगा? T2 इंटू B इंटू द बोर्ड। इसे यूं घुमाने की कोशिश करेगा, जबकि जो T1 है इसे वो यूं घुमाने की कोशिश करेगा, यूं ऐसे करके, तो इसका टॉर्क बाहर की ओर होगा और वो ये होगा, और यहां पे I इंटू अल्फा आ जाएगा, तो T2 इंटू B माइनस T1 इंटू A। इस तरीके से क्वेश्चन I की वैल्यू में रख देता हूं कितनी? 0.11 अल्फा T2, जो B की वैल्यू है ये है, B की वैल्यू एक बार देख लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं। B की वैल्यू बेटा 15 है ना? B की वैल्यू चेंज कर लो, दिस इज 0.15 माइनस T1, ये 10 सेंटीमीटर को आप 0.1 मीटर लिख लेना। क्लियर है क्या बात? तो इक्वेशन ये बन गई है ना। अब हां, ये तो आ गया। अभी मैं इसे यहां देखो, जो M2 है, मैं इधर इसे सॉल्व करता हूं दोबारा से थोड़ा सा। अच्छा, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, मैं यहां पे इक्वेशन लिखता हूं, मैं मिटाता नहीं हूं, जरूरत पड़ सकती है इसकी। अब आपको किसके परपेंडिकुलर नहीं होंगे? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, जैसे मान लिया ये पुली है, ये रही पुली, और इस पे T2 लग रहा है, तो इसके अबाउट तो ये पुली ऐसे घूम रही होगी ना, यूं 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 करके, तो ऐसे होगा। अगर जो मान लिया फोर्स इस पे ऐसे लगता ये, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो होती ये B हो जाती है A, है ना? तो परपेंडिकुलर ही है ये, ऐसे करके। आई बात समझ में? ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो नहीं हो, लेकिन हमें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, A है ये। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो एक और चीज, यदि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, इस पुली, यहां पे देखो आप रफ में बना लेना, ये छोटी पुली, ये बड़ी पुली, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन यदि अल्फा है और इसकी रेडियस कितनी है A, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का यू, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा भाई? ये तो अल्फा है, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? आर अल्फा। तो ये रेडियस कितनी है A, तो ये इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा A अल्फा, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये A1 ही होगा एरा, है ना? तो A1 को क्या लिख लूंगा मैं? A1 को लिख लूंगा M1 इंटू A अल्फा, सही है? और इसी तरीके से आप इस वाले पॉइंट को देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस B है, तो A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होगा
वो कितना होगा, बी इंटू अल्फा होगा। और यही तो क्या है, यही ए टू भी है, ये रहा ना ए टू, यू। तो ए टू की जगह क्या लिख लूंगा, एम टू इंटू बी अल्फा। बोलो सही है ना। अब देखो ध्यान से, M2G, M2 की जगह कितना लिखूंगा, 26/7 G माइनस T2 इज इक्वल टू 26/7, और B की जगह क्या लिखूंगा बेटा, 0.15 अल्फा। क्लियर है बात। और इस वाली इक्वेशन में T1 माइनस M1 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 2G 3/5 sin 37 माइनस फ्रिक्शन। यहां पे मैं इस फ्रिक्शन की वैल्यू और लिख देता हूं, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू एम जी कॉस 37। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी, √3/10, और m1 की वैल्यू कितनी है, 2G और 4/5। क्लियर है क्या बात। तो ये जो भी आएगा इसे कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ये हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपका 4√3G/25। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी ये, इज इक्वल टू M1। M1 की वैल्यू कितनी थी, 2 kg, 2, और A की वैल्यू कितनी है, 0.1 इंटू अल्फा, ऐसे करके आएगा। और यहां पे देखना, इधर मैं इसे इधर लिखूंगा, T2 इंटू 0.15 माइनस T1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.11 अल्फा। बात समझ में आ रही है नहीं। अब इन तीनों इक्वेशन से 1 2 3 से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉपी करो यहां, थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन में करेक्शन कर लो आप। करेक्शन क्या है, ये जो एंगल 37 था ना, ये 30 डिग्री है एक्चुअली, ठीक है। तो सब जगह यहां पे 30 डिग्री लिखो, नहीं तो आंसर जो है, मतलब तरीका तो सही है लेकिन आंसर हमारा थोड़ा सा गलत आ जाएगा, है ना, मतलब मैच नहीं करेगा। √3/2 sin 30, है ना, बाकी तो सब सही है। तो एक तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगी, M1G देखना बेटा 1/2, इसे करेक्ट करना है अपने को। और ये कितना हो जाएगा, देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट जाएगा, ये 3 आएगा। जो फ्रिक्शन कुल मिलाकर है ये 3 न्यूटन आएगा बेटा यहां पे, ठीक है ना। थोड़ा मैंने सर्किल कर दिया है तो आप उसे करेक्ट कर लो, बाकी तो सब ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करें बताओ, बस आप इसे सॉल्व कर लेना आप। 0.1 से, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करके, है ना, इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, T2 है ना यहां पे 0.15 से, और इस वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.11 से, और दोनों को जोड़ देना। तो मैं डायरेक्ट अल्फा लिख रहा हूं, है दोबारा से बोलो, 0.1 से, बिल्कुल सही बात है, 0.1 से करेंगे, है ना, मैंने ये देख लिया। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। इसे आप अपने आप से कर लेना, है ना, नहीं तो टाइम लगेगा इसमें काफी। क्लियर है क्या बात। तो ऐसे करके, तो जब अल्फा आ जाएगा, तो क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, फिर अल्फा आएगा। अच्छा, अल्फा आ जाएगा तो A1 और A2 की वैल्यू भी तो आ जाएंगी, A1 इज इक्वल टू ए अल्फा, बोलो, और B1 इज इक्वल टू बी अल्फा, सही है। तो ये आएगा, ए कितना है मैं यहां पे लिख देता हूं, ए तो है पॉइंट, कितना है, 0.1, और अल्फा है 20, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आएगा 0.15 इंटू 20, तो ये कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A1 और B1 की वैल्यू आ जाएंगी, है ना, A1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज A1 एंड A2,
की वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी। और बाकी क्या बचा है बताओ, T1 एंड T2, T1 और T2 भी आप जब कैलकुलेट करोगे तो इतना आंसर आएगा। कैलकुलेशन देखो आपको करनी है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन भी इसकी काफी लंबी लंबी रहती है एक्चुअली, क्या है ना। हाँ खूब लंबी, मतलब काफी लेंथी सवाल होते हैं ये, तो आप कैलकुलेशन करना ही सही इसकी, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक सवाल कराया था, शायद मैंने एक ऐसा सवाल कराया था कि पुली है, ये मास m है और यहां आता है तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है, कराया था ना ऐसे। और ये तो मैंने करा ही दिया था, और एक मैंने ऐसा सवाल भी शायद आपको कराया था कि ये ऐसे है और एक सिलेंडर ऐसे है, सबसे लास्ट में यही कराया था, और यूं करके तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस में हम आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। तो बोर्ड पे देखो, फॉर एग्जांपल अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ये पुली है ना, और ये पुली जो है ये सिलेंडर है। क्या है ये, सिलेंडर। सिलेंडर समझते हो ना, सॉलिड सिलेंडर है। रेडियस इसकी कितनी है, r, और मास कितना है इसका, मास m1 है। बात समझ में आई। अब इस पे रस्सी ऐसे ऐसे लपेट करके रस्सी यहां पे आती है, और ये रस्सी एक दूसरे सिलेंडर पर भी ऐसे ऐसे लिपटी हुई है। बोलो, बात समझ में आ रही है। और इस सिलेंडर का मास, तो भी इसका मास m2 है और इसकी रेडियस कैपिटल आ रही है। बात समझ में आती है नहीं, ठीक है। तो अब इस सिस्टम को यदि आप रिलीज करोगे रेस्ट से, कहां से, रेस्ट से, तो क्या होगा, ये तो यूं यूं घूमेगी और ये यूं यूं घूमेगा नीचे। तो आपको इस m2 मास का फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m2, है ना, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। कॉपी करो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर 2, इसे 2 मान लेते हैं, है ना, इसे 1 मान लेते हैं। इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है क्या बात, ये है क्या बात। तो देखो कैसे करेंगे इसे हम, है ना। जब सिस्टम को सिलेंडर, सबसे पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं हाफ m1 r स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ m2 r स्क्वायर, ऐसे होगा। क्लियर है क्या बात। तो यहां से मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, है ना। दोबारा चित्र बनाएंगे, इसे एज इट इज रखा रहेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास पहला सिलेंडर है, और जब रस्सी में टेंशन कितना मान लेते T, तो इसमें टेंशन T ऐसे लगेगा, इसमें T टेंशन ऐसे लगेगा, और ये थोड़ा नीचे आ गया मान लिया, है ना। और इसका एक्सेलरेशन कितना मान लूं, इसका एक्सेलरेशन, ये तो m1 है, ये तो फिक्स है, ये m2 है, ये ऐसे रोटेट करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेता हूं मैं, a मान लेता हूं। क्लियर है क्या बात, इसे m1 m2। तो ये देखो, ये रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस है, यू, आई बात समझ में। और इसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मान लो, α1। और यदि आप इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे, तो देखो बोर्ड पे देखो, इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ के यदि आप देखोगे तो ये तो टेंशन लगेगा T, सही है ना बात। दूसरा एक इस पे फोर्स लगेगा m1g, m2g, सही है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब आप बैठोगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, a,
तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपको एक सूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, और वो सूडो फोर्स किधर लगेगा, m2a ऊपर लगेगा। सही है बात। लेकिन जब आप इस पे बैठे हो तो देखो सूडो फोर्स और m2g का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम α2। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है। अच्छा, तो इसे हम m1 मानते हैं, इसे हम m2 मानते हैं, ऐसे करके। तो 4m1 यदि आप m1 को देखोगे तो ये तो रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन करेगा, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा देंगे, है ना। तो जो नेट टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, अंदर की ओर है पॉजिटिव, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। ये तो इस पे T1 लग रहा है और दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो T1 इंटू आर, और ये हो जाएगा I1 इंटू अल्फा 1 इंटू T1R। क्लियर है क्या बात? I1 की वैल्यू हाफ m1 r स्क्वायर अल्फा 1 और T1 इंटू आर होगा, तो m1 r अल्फा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू T1। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। सही है बात। अच्छा, अगर जो ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, a1 इज इक्वल टू r अल्फा 1, है ना। अब मैं इसके लिए लिखता हूं 4m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यदि आप इसका चित्र बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यहां पे बैठे हो, तो ये तो रेस्ट पे हो जाएगा, और ये फिक्स एक्सिस ऐसे लगेगा कि ये फिक्स एक्सिस है और ये यू घूम रहा है, तो इस पे जो टॉर्क देगा वो टी देगा। m2a और m2g का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क बता सकते हो इसके अबाउट कितना होगा, बता सकते हैं कितना होगा नेट टॉर्क, T2 इंटू आर, दोनों की रेडियस सेम है बेटा क्वेश्चन में, है ना। हाँ, तो जो I होगा इसका I अल्फा 2, I की जगह m2 r स्क्वायर अल्फा 2 इंटू T2 r से r कट जाएगा, m2 r अल्फा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू T2। क्लियर है कि बात? इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, यदि आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखते हो, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ m2, क्लियर है बात? तो जब आप इस पे बैठोगे तो ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, इंस्टेंटेनियसली सर्कुलर मोशन ऐसे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन r अल्फा 2 होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? और इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, a। तो बोर्ड पे देखो, अब अगर जो हम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो ये तो रस्सी है, तो रस्सी का ये पॉइंट और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो पहले ये कॉपी करो, फिर समझाता हूं मैं आपको। ओके, अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब हमें इस एक्सेलरेशन में, यानी कि m2 के एक्सेलरेशन में और इस पॉइंट के एक्सेलरेशन में और इस पॉइंट के एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, r अल्फा 2 एक्सेलरेशन से। बात समझ में आई? और ये पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर आ रहा है, नीचे की ओर, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो ये हो गया, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसे पॉइंट P लिख दूं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P कितना होगा, ऊपर की ओर, पॉइंट P का एक्सेलरेशन कितना, r अल्फा 2। क्लियर है बात? अच्छा, अब ये देखो, नाउ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता सकते हो कि कितना होगा, बता सकता हूं, हां कैसे,
अगर जो आपको P का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना है तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है आर अल्फा 2 से, और सेंटर ऑफ मास खुद नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से। बोलो क्लियर है क्या बात? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पू विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा भाई? आर अल्फा 2 माइनस ए या ए माइनस आर अल्फा 2? ए माइनस आर अल्फा 2 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट पी का एक्सेलरेशन और मान लिया था पॉइंट क्यू का एक्सेलरेशन सेम है नीचे की ओर, क्योंकि ये पॉइंट पी क्या रहा है, नीचे आ रहा है, तो ए ज्यादा होगा, इज इक्वल टू ए माइनस आर अल्फा 2। और इसके हिसाब से इस पॉइंट Q जो कि P के बराबर होगा एक्सेलरेशन, ये कितना है? आर अल्फा 1। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा? आर अल्फा 1 इज इक्वल टू ए माइनस आर अल्फा 2। आ रही है बात समझ में? नहीं तो ये रिलेशन आ जाएगा, है ना, आर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू ए। आई बात समझ में? यहां से देखो फिर अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फा 1 की वैल्यू, एक मिनट, ये T1 E1 कहां से लिख दिया मैंने? अरे ये T1 और T2 तो सेम है ना, यहां ये इस पे टेंशन और इस पे टेंशन सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। ये रहे, एक रस्सी है ना, यहां से लेके यहां तक एक रस्सी है, तो टेंशन सेम रहेंगे। तो अल्फा 1 की वैल्यू इससे 2t अपॉन m1 r आएगी, है ना, और यहां से अल्फा 2 की वैल्यू, यहां से अल्फा 2 की वैल्यू 2t अपॉन m2 r आएगी। बात समझ में आ रही है? नहीं ठीक है क्या बात? तो यहां पे लिख दूंगा अल्फा इंटू अल्फा 1 r इंटू अल्फा 1 की वैल्यू 2t अपॉन m1 r प्लस 2t अपॉन m2 r इज इक्वल टू a। तो r से r कैंसिल हो जाएगा और 2t कॉमन लेके 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? a क्या है बता सकते हो? a क्या है? a है इस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो फॉर m2, नाउ फॉर m2 इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन में आप क्या लगा दोगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या लगाओगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स इस वाले सिस्टम पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो कितना आएगा? m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। अब हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहां से t की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब यहां से आप कैलकुलेट कर लेना, जो t की वैल्यू आएगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह कर लेना, कितनी आएगी भाई? ये आएगी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a, और नीचे आएगा 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस एक्सप्रेशन एंड विल गेट द आंसर। तो कितनी सॉल्व कर लो, m2g माइनस m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 a इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये इधर चला जाएगा। अच्छा m2 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 कट जाएगा, तो g इज इक्वल टू a प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2 इंटू a। तो a कॉमन आकर के 2m1 प्लस m2, और इधर 2m1 प्लस 2m2 प्लस m1। तो a की वैल्यू जो आएगी वो 2m1 प्लस m2 अपॉन 3m1 प्लस 2m2 के इक्वल आ जाएगी, है ना। इस तरीके से है। ये सब इरोडो के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हाँ, आपको ये सब क्वेश्चंस रोटेशन के वहीं से मिल जाएंगे आपको, है ना। देखोगे तो आप कहीं ना कहीं मिलेंगे। जैसे कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसे भी मैं आपको कंसीडर सॉल्व करता हूं, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल चित्र बनाना आप, जैसे मान लिया एक ये सपोर्ट है और यहां पर एक सिलेंडर ऐसे लटका हुआ है यूं करके, यूं, और इसमें इस तरीके से कुछ सपोर्ट रही होगी ऐसे, और ये तो पीछे से है ना, ऐसे करके यहां पे है सपोर्ट, ठीक है। अब इस पे क्या है, थ्रीड लटकी हुई है ऐसे, धागा, सही है, और एक तो ऐसे है, फिर इधर भी लटका हुआ है ऐसे, और फिर ये ऐसे है यूं करके। क्लियर है क्या बात? ऐसे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर भी एक सिलेंडर है ऐसे ही, ये सिलेंडर आप ऐसे बनाओगे तभी समझ में आएगा, है ना। और ये भी यहां पे एक सिलेंडर है ऐसे, और ये ऐसे लटका हुआ है ऐसे, है ना, और इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है। बोलो, नहीं आई बात समझ में? एक सिलेंडर के, ये सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर है ऐसे यूं करके, तो ये सिलेंडर तो यहां से लटका हुआ है और ये यहां से लटका हुआ है, और दोनों रस्सियां इनएक्सटेंसिबल है और इस तरीके से लट पड़ गए। तो यदि आप इस सिस्टम को, सिलेंडर का, दोनों सिलेंडर सेम है तो दोनों के मास m और रेडियस r, मास m और r रेडियस है, यदि आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे तो क्या होगा भाई, ये तो ऐसे सिलेंडर है, ये तो यूं घूमेगा ऊपर वाला तो, है ना, और नीचे वाला यूं घूमेगा, ये यूं जाएगा नीचे लटकता हुआ। समझ में आ रही है बात? फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इफ system is released from rest. This is the question. साफ क्या करता हूं, इधर से बनाना, आप लिखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। आप इसका, जैसे दोनों के मास एम रेडियस आर है, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 1/2 mr² होंगे। पहली बात तो ये है ना, सिलेंडर है क्योंकि डायमीटर के अबाउट, इसके अबाउट। दूसरी बात ये, मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, सिमेट्री से कह सकते हैं कि इसमें यदि टेंशन है और टी होगा तो इसमें भी टी होगा, दोनों में टी होगा, ठीक है। तो आप इसका क्रॉस सेक्शन देना, ये तो 3D डायग्राम है, आप यदि ऐसे देखोगे तो ये वाला, ये पुली तो इस तरीके से है, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखाई देगा आपको, और इससे एक स्ट्रिंग तो ये होगी, एक स्ट्रिंग इसके पीछे होगी, और एक सिलेंडर आपको ये दिखाई देगा ऐसे, सही है ना। तो यदि इसमें टी और टी है तो एक स्ट्रिंग तो ये है, एक इसके पीछे है, तो इसमें जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 2T होगा, है ना, और इस पे फोर्स लगेगा mg। क्लियर है क्या बात? तो हमें क्या बताना है कि टेंशन ईच स्ट्रिंग बताना था, यानी टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस पे। तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसे कंसीडर करूंगा इस पुली को, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, α1 मान लेता हूं, और इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा तो इस पे इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेता हूं, a सिस्टम का। तो ये इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका क्लॉकवाइज होगा, इसे मान लेता हूं मैं α2, है ना भाई। कितना मान लेता हूं इसे मान लेता हूं मैं α2। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले सिलेंडर इसे 2 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं, फॉर सिलेंडर 1, इसके लिए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाता हूं मैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट कितना लिखूंगा बेटा इसमें, एम जी माइनस 2T इज इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, फिर से इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं मैं, Q मान लेता हूं ऐसे करके। तो इसके लिए टॉर्क की इक्वेशन लिख सकते हो सिलेंडर 1 के लिए,
4, ये सिलेंडर 2 है, सिलेंडर 2, 4 सिलेंडर 1, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, ऐसे लगाएंगे ना, तो नेट टॉर्क कितना है, यहां पे तो mg लगेगा, साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन n1 भी लगेगा, तो जो टॉर्क होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी r, इसके अबाउट टॉर्क जो होगा वो 2t इंटू आर होगा, और वो I इंटू एल्फा 1 2t r, और I की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा 1 और 2t r आ जाएगा, तो एल्फा 1 की वैल्यू 40 अपॉन एम आर आ जाएगी। बात समझ में आई नहीं? तो ये अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी। जब अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी तो यहां पे देखो, तो इस पॉइंट P का एक्सेलेरेशन AP भी आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, ये अल्फा है, अल्फा 1, ये होगी R इंटू अल्फा 1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब हम इसके लिए लगाएंगे, देखो आपको इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन यदि अल्फा 2 निकालना है तो बहुत ध्यान से सुनना और उसे लिख भी लेना कि जब भी आपको टॉर्क निकालना हो और एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना हो तो टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कभी भी निकालो, पूरी बॉडी का एंगुलर एक्सेलेरेशन सेम रहता है, लेकिन आपको टॉर्क जो निकालना है मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके निकालना है। क्यों? क्योंकि मैं लिखता हूं 4 सिलेंडर C2, देखो यदि आप इस, हाँ, सूडो फोर्स का आपको फिर मोमेंट टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, फिर ये बात है। तो क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन है, सूडो फोर्स तो लगेगा ही सही, कितना लगेगा m इंटू ए लगेगा, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन a है, और mg लगेगा सही ऐसे, और 2t लगेगा उधर, तो इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा 1 ऐसे हो, अल्फा 2 इस तरीके से होगा। तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ऐसे करके है टॉर्क, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा 2t इंटू आर होगा। बात समझ में आई? और अल्फा क्या होगा ऐसे। अब बोर्ड पे देखो, अब आप ऐसे मत सोचना कि सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है या टॉर्क माइनस में लिखूं, है ना भाई, आपने इसे यदि माइनस मान लिया तो अल्फा भी माइनस में आएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर जो माइनस लिखोगे तो माइनस लिख दिया, तो माइनस आई इंटू एल्फा 2, तो माइनस 2t इंटू आर, ऐसे माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। तो अपन तो लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा 2 2t अपॉन आर। समझ में आ रही है बात? तो आई की वैल्यू कितनी होगी, हाफ एम आर स्क्वायर एल्फा 2 इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, तो एल्फा 2 जो होगा वो 40 अपॉन एम आर आ जाएगा, है ना। कॉपी करो यहां तक। इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा 2 आया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, मतलब सॉरी, एंगुलर एक्सेलेरेशन तो अल्फा का रहे, अल्फा ही रहेगा, चाहे सेंटर ऑफ मास हो चाहे ग्राउंड फ्रेम में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और किसी भी पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी का एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा 2 ही रहता है। बोर्ड पे देखो, तो जब इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है तो मैंने इसे क्यू माना था, तो आप इसका, है ना, विद, अब एक्सेलेरेशन जो लिखेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ C2 कितना आएगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास C2 एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट Q, ये है Q, तो इसका एक्सेलरेशन AQ जो आएगा वो कितना आएगा, R इंटू एल्फा 2 आएगा। क्लियर है क्या बात? नहीं है ना, R इंटू एल्फा 2। लेकिन अब बोर्ड पे देखो, ये Q और ये P तो एक ही पॉइंट है, मतलब इस पूरी रस्सी जो आएगी वो रस्सी नीचे ही आ रही है, इस पॉइंट P Q का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो मैं पॉइंट Q का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखता हूं, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हो, कितना होगा, हां लिख सकते हैं। पहले तो आप सेंटर मास पे बैठ जाओ, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये जा रहा है R अल्फा 2 से ऊपर की ओर,
लेकिन सेंटर ऑफ मास खुद किधर जा रहा है, नीचे। कितने एक्सेलरेशन से, ए से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा, ए माइनस एल्फा आर टू। ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ क्यू डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। लेकिन यही एक्सेलरेशन एपी का भी है। बात समझ में आई? इसे क्या लिखेंगे हम, एपी। और एपी, एपी कितना था भाई, एपी था, यही किसका होगा, एपी भी होगा। और ये होगा आर एल्फा वन इज इक्वल टू ए माइनस आर एल्फा टू। तो है ना, ये तो आर है, आर तो दोनों की सेम है, ये अल्फा टू आएगा, सही है, ऐसे करके। तो a इज इक्वल टू आर एल्फा वन प्लस एल्फा टू आ जाएगा। समझ में आ रही है नहीं बात, ऐसे करके। और एल्फा वन और एल्फा टू की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा हमारा 40 अपॉन एम आर प्लस 40 अपॉन एम आर, दोनों की रेडियस क्योंकि सेम है। तो आर से आर कट जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन एम। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी और इधर एम से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 8, तो टेंशन की वैल्यू आ गई एम ए बाई 8। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसके बाद यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, एम जी माइनस टू टी इज इक्वल टू एम ए। तो एम जी माइनस टू इंटू टी की वैल्यू कितनी रखूंगा बेटा, एम ए बाय 8 इज इक्वल टू एम ए। अच्छा मेरे को तो टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालना है तो एम ए की वैल्यू 8t रख दूंगा, है ना। तो यहां पे एम जी माइनस टू टी इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू कितनी रखूंगा भाई, 8t, और ये इधर चला जाएगा इज इक्वल टू 10t। तो t की वैल्यू mg अपॉन 10 आ जाएगी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। अच्छा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं, है ना। मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म सिलेंडर है, सिलेंडर, और इसका मास है m और रेडियस है इसकी r, स्मॉल r। अब इस पे एक रोप है और रोप की लेंथ जो है वो है कैप स्मॉल l है, मान लेते हैं। आई बात समझ में। और इस रोप का मास कितना है, इस रोप का मास है m नोड, ऐसे करके मान लेते हैं। मास कितना है इसका, m नोड। और ये वाली जो रोप है इस पर लपेटी गई है, लपेटी गई है ऐसे करके, यूं। ये रोप है ना, इस पे लपेट रखा है यूं करके, ऐसे लपेट रखा है, सिंगल लेयर में लपेट रखी है ना, ऐसे नहीं है कि एक के ऊपर एक, सिंगल लेयर में ऐसे ऐसे करके। जब आप इसे देखोगे 3D व्यू तो आपको ऐसे दिखाई देगी, ये रोप ऐसे है ना, यूं करके ऐसे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। तो ये एल लेंथ की रोड इस पे लपेट दी। अब क्या कर रखा है, इस पे हमने थोड़ा सा पार्ट, यदि हम इसे नीचे कर दें, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, तो अभी इसका मास है रोड का, इसका हैंगिंग रोप का। तो हैंगिंग रोप की मास की वजह से क्या होगा, यदि इससे कोई मास लटका हुआ है तो क्या होगा, ये रोटेट करेगा, रोली रोटेट करेगा ऐसे करके। समझ में आई बात। तो आपको क्या निकालना है, आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, किसका, सिलेंडर का, यदि इसकी एक्स पोर्शन हैंग कर गई है। क्वेश्चन समझ में आई नहीं, तो मैं इसे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, है ना। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सिलेंडर कितना है भाई, रेडियस आर, स्मॉल आर, मास स्मॉल एम, लिख लो आप। क्लियर है क्या बात। इस कैन कैन रोटेट कैन रोटेट फ्रीली,
about can rotate freely about fixed horizontal axis, fixed horizontal axis. क्लियर है क्या बात? Now a rope of length L, of length L, mass m nod, rope का मास कितना है? m nod है ना, is wound, wound, wound on cylinder in a single layer, in a single layer. क्लियर है क्या बात? फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऑफ सिलेंडर एज ए फंक्शन ऑफ द लेंथ, as a function of length x of the hanging part of rope. This is the question. समझा दिया है ना? और ये क्वेश्चन का चित्र भी दिया हुआ है साथ में, इस तरीके से क्वेश्चन का चित्र दिया हुआ है साथ में, है ना? तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है? चलो थोड़ी देर में आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का, कि आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। थोड़ी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि मान लिया इसका मास तो कितना है पुली का m और रेडियस कितनी है r। मान लेते हैं जब इसमें से पार्ट इस रोप का ऐसे है ना, रोप ऐसे यूं और लटक जाती है कितनी, इसमें से x लटक जाती है ऐसे करके, तो आप सोचो कि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा तो आएगा ही सही, तो वो कैसे निकलेगा? ठीक है, मैं तेजी से कर देता हूं, है ना? ओके, तो देखो इसे कैसे किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो यूनिटरी मेथड से एल लेंथ का मास कितना है? एम नॉट, तो 1 मीटर का मास होगा एम नॉट अपॉन एल। तो ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास कितना होगा बेटा? एम नॉट अपॉन एल इंटू एक्स। तो इसे मैं एम डैश मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना? अब बोर्ड पे देखो जरा, मैं थोड़ा इंप्रूव कर देता हूं इस तरीके से। ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास जो होगा वो एम डैश होगा, साथ में यहां पे इस तरीके से इसमें तो एम डैश जी लगेगा नीचे, और ये क्या लगेगा? टेंशन टी। क्लियर है क्या बात? और इस पुली पे यूं लगेगा टेंशन टी, ऐसे लगेगा टेंशन टी, और ये तो हैंगिंग पार्ट होगा, और इस पे लगेगा टेंशन टी ऊपर की ओर, और इस पे लगेगा नीचे की ओर। सही है ना बात? तो इसका एक्सेलरेशन कितना मान ले? ए। तो हैंगिंग पार्ट के लिए, फॉर हैंगिंग पार्ट, हाँ भाई क्या बोलते हो? एफ नेट इज इक्वल टू एम में लगाएं, तो एफ नेट लगेगा एम डैश जी माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए। तो बात बिल्कुल सही है, सही है ना? अच्छा, अब इस पुली के लिए फॉर पुली क्या लगाएंगे? नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो नेट टॉर्क लिख लेते हैं पहले। तो नेट टॉर्क कौन देगा? टेंशन, क्योंकि mg और इस वाली पुली पर जो रस्सी लटकी हुई है उसका सेंटर ऑफ मास भी यहां पे होगा, और एक नॉर्मल लगेगा ऐसे एन डैश। तो mg और एन डैश का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, तो जो टॉर्क देगा दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ टी, तो ये अल्फा ऐसे यूं आ जाएगा। तो टॉर्क कितना होगा? टी इंटू आर, एंड इट विल बी आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू टी इंटू आर। बिल्कुल सही बात है। अब क्या आप मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो? हां लिख सकते हैं। कैसे? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये क्या है? ये सिलेंडर है। क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने? इसमें सिलेंडर है, तो एक तो इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस और भी आएगा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हां आएगा। कैसे? इस पर जो रिमेनिंग रस्सी है
उसका मास कितना होगा? उस एम नॉट माइनस एम डैश, बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एल का मास इतना, इसका इतना, तो इस पे जो रस्सी का पोर्शन बचा है वो एल माइनस एक्स का मास कितना होगा? एम नॉट अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। तो ये जो रस्सी इस पे बची हुई है उसका मास एम डबल डैश मान लेते हैं, तो एम डबल डैश एम नॉट एल अपॉन एल माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम डबल डैश का कितना होगा? एम डबल डैश आर स्क्वायर। सही है क्या बात? बिल्कुल सही बात है। बोर्ड पे देखो, यदि एक रस्सी, यदि ये रस्सी एम डबल डैश की है, कितने की है? एम डबल डैश, और ये रेडियस आर है, तो इस रस्सी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम डबल डैश आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होगा ना। सारा का सारा मास सेंटर से आर दूरी पर है, तो कितना हो जाएगा? एम डबल डैश आर स्क्वायर की वैल्यू एम नॉट अपॉन एल, एल माइनस एक्स और आर स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसे तो रफ में लिख लेना आप, तो यहां पे लिख लेना। तो आई कितना आएगा बेटा? आई आ जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एम अपॉन आर, एम नॉट अपॉन एल, क्या लिखा है? एम बाई टू, एल माइनस एक्स इंटू एल्फा इज इक्वल टू टी इंटू आर। सही है। तो हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? ए या टी? एल्फा, एल्फा निकालना है। बिल्कुल सही बात है, एल्फा। तो एल्फा निकालना है, एल्फा निकालना है। तो बोर्ड पे देखो, आर से आर कट जाएगा एक से, तो यहां से लिखना चालू करना आप। तो जो एल्फा होगा, एल्फा एल्फा, तो टी अपॉन कितना लिखूंगा? टी अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, टी अपॉन आई। इसे क्वांटिटी को क्या लिख लेगा हूं मैं? नहीं नहीं नहीं, आई नहीं है वो, एम बाय टू एम नॉट अपॉन एल, एल माइनस एक्स। बोलो, अब टेंशन की वैल्यू यहां से है, देखो कैसे लिखेंगे टेंशन की वैल्यू? थोड़ा सा, हाँ डिनोमिनेटर में आर भी आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहां से देखो, ये जो टी की वैल्यू थी ये थी आपकी एम डैश जी माइनस ए। एक मिनट रुको, थोड़ा सा और करने दो अभी, है ना। तो टी की वैल्यू इतनी थी, एम डैश की वैल्यू कितनी थी? एम नॉट अपॉन एल इंटू एक्स जी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी? ये, अगर जो इसका एक्सेलेरेशन अल्फा है तो ए कितना होगा? आर अल्फा। तो मैं यहां पे आर अल्फा लिख दूंगा। बोलो, तो ये तो कट गया, तो इधर देखो, देन आर एम बाय टू एम नॉट अपॉन एल, एल माइनस एक्स एल्फा इज इक्वल टू टी, टी की जगह एम नॉट बाय एल एक्स इंटू जी माइनस आर इंटू एल्फा, ऐसे आ जाएगा। तो गुणा करेंगे इसकी, एम नॉट अपॉन एल एक्स जी माइनस एम नॉट एल एक्स आर एल्फा। सही है। तो इसे इधर ले आएंगे, आर एम बाय टू एम नॉट अपॉन एल, एल माइनस एक्स एल्फा प्लस एम नॉट अपॉन एल एक्स आर एल्फा इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन एल एक्स जी। अब इसमें से अल्फा कॉमन ले लेंगे, अल्फा कॉमन लेंगे तो यहां पे तो बचेगा आर एम बाई टू प्लस एम नॉट अपॉन एल, एल माइनस एक्स। अच्छा, आर की अंदर और मल्टीप्लाई कर देता हूं इसकी, आर प्लस एम नॉट अपॉन एल एक्स आर स्क्वायर
अल्फा तो कॉमन आ गया, एम नॉट अपॉन एल एक्स जी। लेंदी हो गया थोड़ा कैलकुलेशन वाइज। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। तो कुछ कट जाएगा मेरे को ऐसा दिख रहा है। देखो एल्फा एम आर बाय 2 प्लस एम नॉट एल अपॉन एल माइनस एम नॉट, है ना, प्लस एम नॉट अपॉन एल एक्स इंटू आर प्लस एम नॉट एक्स अपॉन आर अपॉन एल इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन एल एक्स जी। तो ये कैंसिल हो गया, तो जो अल्फा आएगा वो एम नॉट एल अपॉन एक्स जी अपॉन ये बचेगा, यहां पे तो आर आएगा। हाँ, तो आर कॉमन लेके एम बाय 2 अपॉन एम नॉट, एल से एल कट जाएगा तो बस यही बचेगा, है ना। हाँ अच्छा, एल ये रहा ना, ये रहा नीचे, तो अल्फा इज इक्वल टू एम नॉट एक्स जी अपॉन आर एल एम बाय 2 प्लस एम नॉट इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। थकी तो नहीं सौजन्या, साइना, है ना। हाँ, तो समझ में आ रहा है कुछ कहानी नहीं। देख लो, अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, मतलब मैं अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अभी 2-3, तो आप उन्हें समझने की कोशिश कर। हैं क्या कह रहे हो? अरे ये तो अभी तुम 2-3 बार तैयारी वो करोगे ना, प्रैक्टिस, तो ये ऐसा लगेगा जैसे अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं। इससे भी ये तो कोई टफ थोड़ा ना, इसमें तो वही था ना, एमजी नीचे वो टेंशन, ये कैलकुलेशन लंबी है इसकी बस, और क्या है इसमें, इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा खास नहीं यूज हुआ अभी इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर होगा, लेकिन मैं उसे आसान बना दूंगा पहले ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ के, है ना। सर्कुलर मोशन तो अपन ने पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो ये बताओ, यदि कोई पेंडुलम है, मान लिया ऐसे है यूं करके, और यहां पे जैसे हम इसे छोड़ते हैं यहां पे, तो यूं यूं करता ही है, तो इसकी स्पीड यहां पे मान लिया v है, तो आप मेरे को इस पे इक्वेशन लिख सकते हो, क्या क्या फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा और एक टेंशन t लगेगा, तो इसका आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बता सकते हो इस केस में कितना होगा। बिल्कुल सही, t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है ये t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, बस सही है ना बात। ये दूसरी बात आप ऐसे भी कह सकते हो, यदि इसकी स्पीड v दे रखी है, तो ये तो इक्वेशन हो गई टेंशन के लिए, तो एसी की वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर अपॉन आर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस स्थिति में मेरे को ये बताओ कि इसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन की वजह से होता है, और क्या इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? इस पॉइंट पे तो नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं, यहां पर वेलोसिटी है 0, बोलो, तो इस पे क्या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है? नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें स्पीड नहीं है। अरे कोई पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रहा होगा किसी इंस्टेंट पे, तभी तो वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को इस पॉइंट पे बताओ, क्या इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? हाँ है। कैसे? mg नीचे लग रहा होगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो mg साइन थीटा इधर की ओर लग रहा होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय m, यानी g साइन थीटा के इक्वल होगा।
और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन 0 होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी रिवीजन हमें कराना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन ये था, कैसे था कि यहां पर एक रॉड है ऐसे करके, और ये हिंज है, यहां पे यूं घूम सकती है। आपने इसे यहां कैसे था, अरे ऐसे था। ये मैंने क्वेश्चन कराया कि आपसे ये दो रॉड हैं ऐसे, एक ही रॉड लटकी हुई है, और इसे मैं कट कर देता हूं यहां पे। बोलो बेटा। तो यदि मैं इस रॉड को, इस स्ट्रिंग को कट कर देता हूं, तो इसमें टेंशन निकालनी थी, ऐसा क्वेश्चन कराया था क्या मैंने? नहीं कराया होगा, देखो। क्या कह रहे थे? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि एक रॉड इस तरीके से लटकी हुई है, तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि मैं इसे स्ट्रिंग को कट कर दूं, तो जस्ट आफ्टर कटिंग यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन लेफ्ट स्ट्रिंग। ऐसा क्वेश्चन कराया क्या? नहीं करा, कराया है ना? बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी इसकी सिचुएशन चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन ये है कि अभी भी एक रॉड है और उसका मास इस तरीके से है, और ये रॉड ऐसे लटकी हुई है, अब की बार ऐसे, और ये 37 डिग्री पर है। पहले रोड तो सीधी सीधी लटक रही थी ऐसे, और रोड का मास m, लेंथ l है। अब ये राइट स्ट्रिंग इसकी कट कर देते हैं, तो जस्ट आफ्टर कट यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी। बात समझ में आ रही है? नहीं? क्वेश्चन लिखो, ए बी सी डी लिख देता हूं। इफ, ऐसे चित्र बनाना, इसे सी लिखना, इसे डी लिखना। इफ string, if string cd is cut, find the tension in the string ab just immediately cutting द स्ट्रिंग CD। ये क्वेश्चन है। अभी तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये तो आसान था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसे बता देता हूं कि करेंगे कैसे अपन। तो देखो, सॉल्यूशन में आप इसे दोबारा लिखना इस तरीके से, है ना? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ना? तो इसे कट कर दिया हमने, तो कट करने के बाद इस पे फोर्स कितने लगेंगे बताओ मेरे को? इस पे फोर्स एक तो mg लगेगा, और एक टेंशन T डैश मान लेते हैं इसमें। क्लियर है बात? ऐसे करके बोलो, ठीक है? तो इस रोड का दो फोर्स लग रहे हैं, mg और टेंशन, तो ये सेंटर ऑफ मास होगा, तो नीचे नहीं जाएगा ये, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM लिख देते हैं। तो F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए लिखेंगे, तो mg माइनस T डैश इज इक्वल टू m इंटू ACM होगा। सही बोलो, ठीक है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, अब ये कैसी मोशन करेगी? ये इस तरीके से है, ये यूं जाएगी, ऐसे करके जाएगी ना, यूं करके ऐसे हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग हमें T डैश की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको टॉर्क लिखना हो, ये रोटेशन मोशन भी करेगी, अनबैलेंस टॉर्क आ जाएगा इसमें। तो जब भी टॉर्क लिखना हो तो किसके अबाउट लिखेंगे हम? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे जब आप बैठ जाओगे तो इस पे एक सूडो फोर्स भी लगेगा ऐसे,
और सूडो फोर्स लगेगा, है ना, इसे तो छोड़ो, आप दूसरा चित्र बनाना विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, नेट टॉर्क आपको फाइंड करना है। तो मैं यहां चित्र बना देता हूं, छोटा सा चित्र ऐसे करके। तो एक तो mg लगेगा, एक m इंटू एसीएम लगेगा, और एक लगेगा t डैश। बोलो, तो इसके अबाउट ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज। सही है बात? ये एंगल अल्फा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टी डैश एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नेट टॉर्क कितना होगा बेटा? ये होगा टी डैश मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना है? ये एल है, तो ये हो जाएगा एल कॉस एल्फा, ये डिस्टेंस। तो एल कॉस एल्फा, बात समझ में आ रही है नहीं? तो नेट टॉर्क को हम इसके अबाउट लिख रहे हैं ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका और इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो नेट टॉर्क को क्या लिख लूंगा मैं? आई एल्फा इज इक्वल टू टी डैश एल कॉस एल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का इसके अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू टी डैश एल्फा कॉस एल्फा। तो एल से एल कट जाएगा, तो एल्फा जो आएगा वो 12 टी डैश कॉस एल्फा अपॉन m इंटू एल आ जाएगा। कॉपी करो यहां तक। अभी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी थी बेटा? 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका m इंटू 12 का स्क्वायर बाय 12 आएगा, ml स्क्वायर बाय 12, है ना? तो यहां पे मैं m इंटू 12 का होल स्क्वायर लिखूंगा, है ना? तो ये आ जाएगा 4l स्क्वायर अपॉन 12 एल्फा, थोड़ा कैलकुलेशन सही कर लेना, इंटू कॉस एल्फा। तो l से l कटेगा, ये कट जाएगा, है ना? ये आएगा एल्फा। तो एल्फा जो आएगा टी डैश इंटू 3 कॉस एल्फा अपॉन एम एल आ जाएगा, है ना? और एल्फा तो 30 डिग्री था, तो मैं यहां पे अल्फा की जगह 30 डिग्री लिख दूंगा, टी डैश 3√3 अपॉन 2ml, ये आ जाएगा अल्फा। तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, सही आ रहा है नहीं आ रहा है। 3√3 अपॉन टी, बिल्कुल सही है, ये अल्फा आ गया। सही, अच्छा अल्फा आ गया। अब बोर्ड पे देखो, जब अल्फा आ गया तो मेरे को ये देखो कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है यूं करके, यूं करके। तो इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बता सकते हो आप किधर होगा? हां, इधर होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा होगा। तो इसे मैंने क्या माना? बी माना था। तो बी पॉइंट का एक्सेलरेशन बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा? आर एल्फा, और आर की जगह एल इंटू अल्फा, ये हो गया बी। और अल्फा की वैल्यू कितनी थी भाई? अल्फा इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 2ml इंटू टी डैश थी। तो एल से एल कट जाएगा, तो ए बी कितना आएगा भाई? 3√3 अपॉन 2m इंटू टी डैश आएगा। आई बात समझ में? लेकिन ये पॉइंट बी का एक्सेलरेशन है, किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? साइना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी तो है खुद। किधर है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन? नीचे, नीचे। तो क्या आप इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हो? हां, देन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखेंगे? पहले तो सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इसे देखेंगे तो ए बी ऐसे है, बोलो, और ये तो कॉपी कर लिया होगा। और एसीएम खुद किधर जा रहा है? नीचे।
एसीएम नीचे जा रहा है। आ रही है क्या बात समझ में? और ये पॉइंट ऐसे लटका हुआ है। अब बोर्ड पे देखो, यदि आप इस पॉइंट को देखोगे और इसकी लेंथ कितनी है, जितनी भी है रस्सी की लेंथ, मान लिया कुछ भी है सही, तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग इस पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी होगी बता सकते हो आप? कितनी होगी वेलोसिटी? ऐसे था ना ये। तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जब आपने इसे कट किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। बिल्कुल सही बात है। और वेलोसिटी के इसे कट करने के बाद ये जो पॉइंट है बी, ये इस पॉइंट ओ के अबाउट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे यूं, है ना? तो यहां से इस पॉइंट की सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगी, है ना? और इसकी वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0। तो इसका मतलब यह है कि ये तो इसका सेंटर हो जाएगा, ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ये तो यूं करके जाएगा, लेकिन ये इस रस्सी से अटैच रहेगा और पॉइंट बी इसके अबाउट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं करेगा? अरे थोड़ी देर के बाद तो करेगा ना सर्कुलर मोशन, लेकिन अभी तो इसकी वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब इस पॉइंट बी का एक्सेलरेशन जो होगा स्ट्रिंग के अलोंग कितना लेना पड़ेगा हमें? 0। 0 लेना पड़ेगा, है ना? बिकॉज ऐसे लिख देंगे, सीन्स वेलोसिटी ऑफ बी इज 0 जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग CD, स्ट्रिंग CD। इसलिए सो एक्सेलेरेशन, ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना है पूरा, जब ये जैसे ही कंडीशन आएगी, देयरफॉर एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट बी along the along the string along the string is AC is equal to 0। ये कंडीशन है। ओके, तो मेरे को क्या करना है? अरे इतना सारा कैसे कैसे करूंगा मैं? ए बी, अच्छा ए बी तो ये रहा, और ACM इसे साफ करता हूं। इसे देखो, तो मेरे को ये जो एक्सेलेरेशन लिखा था मैंने पॉइंट बी का, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखा था, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। ये कितना था? 30 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। और ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक है क्या बात? तो यानी कि पॉइंट बी का इस डायरेक्शन में, इसे एक्स एक्सिस लिख लूं, इसे वाई एक्सिस लिख लूं, देयरफॉर इसके बाद लिखेंगे, देयरफॉर एक्सेलेरेशन ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा? जब ACM किसके बराबर होगा? AB cos 30 के। बोलो। और ACM बता सकते हो ACM कितना था? हां बता सकते हैं। देखो ACM कैसे निकाला था, ध्यान है नहीं? यहां पे तो mg था, यहां पे T डैश था, है ना? और ये ACM था। तो ACM कितना था? ACM वॉज mg माइनस टी डैश अपॉन m। तो ACM की वैल्यू अपन लिख देंगे mg माइनस टी डैश अपॉन m इज इक्वल टू AB। AB कितना निकाला? 3√3 अपॉन 2m इंटू टी डैश। बात समझ में आ रही है नहीं? तो टी डैश और cos 30√3/2, तो m से m कट गया, इधर 3×9/4 टी डैश, और mg माइनस टी डैश इधर चला जाएगा, और ये आ जाएगा 9 और 4 13/4 टी डैश। तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग द टेंशन विल बी इक्वल टू 4mg अपॉन 30 इज द करेक्ट आंसर।
मैं इसे अब साफ कर देता हूं, है ना। तो ये है कहानी, दिस इज द आंसर। ये कितना है, यहां पे 2 की, यहां पे n/2 आना चाहिए बस। तो ये तो ये cos 60, ये कितना आ गया 30 AB, और ये क्या है cos 30, तो √3/2। तो AB सही आ रहा था क्या हमारा? हाँ लेकिन, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ तो कर ही रखी है। एल 2 नहीं लिखा था आपने, तो लेकिन 2 आएगा नहीं आएगा ये बताओ। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं भाई। इसके अंदर अल्फा कितना आया था? एक मिनट, ये एल कॉस अल्फा था ना ऐसे करके। हाँ 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 भेज दो। और ये है टी डैश एल कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना। तो टी डैश एल कॉस 30 इज इक्वल टू एम 4L स्क्वायर बाई 12, तो 3, तो 3√3/2 टी डैश अपॉन ml इज इक्वल टू 1। तो टी डैश अल्फा, तो ये अल्फा आएगा, तो अल्फा तो इतना ही आ रहा है। और ए बी की वैल्यू क्या आएगी? ए बी इज इक्वल टू आर अल्फा, तो एल से मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3/2m, तो सही आ रहा है हमारा ए बी तो। और ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 30, ए बी कॉस 30 किताब में ही गलत है बेटा फिर तो इसका मतलब, क्योंकि ए बी बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, और 4mg/30 आंसर आ रहा है इसका फिर सही, क्योंकि कोई भी गलती नहीं है। 3 3 या 9 2 दूनी 4, और ये उधर जाएगा तो 13 ही बचेगा, और ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 11 तो कहीं आ ही नहीं, ए बी आ जाएगा। यहां पे एसीएम निकाल लेंगे कैसे, mg माइनस 4mg/13/m, है ना भाई। ये इससे कटेगा g माइनस 4g/13, और ये इधर जाएगा तो 9g/13 इज द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। तो एक बार टेंशन टी डैश, और अच्छा टी डैश तो निकल गई। अल्फा कितना आएगा इसका, अल्फा 3√3/2ml इंटू टी डैश कितना आएगा 4mg/13, तो 2 आ जाएगा, तो 6√3/13 mg g/l, ये एंगुलर एक्सेलेरेशन आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर।